नमस्कार सबको, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 12th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसको पढ़ने का मेन कारण ये है कि हमको इतिहास के वैसे महत्वपूर्ण जानकारी को इकट्ठा करना है जो इतिहास में पहले हो चुका हो। इतिहास में किसी द्वारा कुछ साहित्य के रूप में कुछ लिखकर चला गया हो, उससे हमको इतिहास की जानकारी आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो इतिहास की जानकारी हमको उससे क्या हो रहा है, मिल रही है। तो इतिहास को, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को दो भाग में बांटा गया है, पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वैसे स्रोत को कहते हैं जिसमें हमें अभिलेख की मदद से, स्मारक या भवन की मदद से, सिक्के की मदद से, मूर्ति, चित्रकला और मोहर की मदद से इतिहास की जानकारी हमको प्राप्त होती है, उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और पुरातात्विक स्रोत में ये सब जो है वो पुरातात्विक स्रोत की जानकारी हमको प्राप्त कराती है। जैसे अभिलेख जो होता है, अभिलेख एक प्रकार का पुरातात्विक स्रोत का एक वैसा अंग है जिससे हमको इतिहास की जानकारी, इतिहास में अनेकों राजा महाराजा आए, इतिहास में हमको ब्रिटिश काल के लोग आए, यूरोपीय व्यक्ति, बहुत सारे लोग आए, उससे हमको बहुत सारे इतिहास की जानकारी हमको प्राप्त होती है। जैसे देखिए, अभिलेख को तीन भागों में बांटा गया है। अभिलेख को तीन भागों में बांटा गया है जिससे हमको पुरातात्विक स्रोत की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख को तीन भागों में बांटा गया जिसको कहते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख वैसे लेख कहते हैं जो किसी स्तंभ पर किसी शासक की जानकारी हमको लिखी गई हो, उसको कहते हैं स्तंभ लेख। उसको अभिलेख का एक भाग है स्तंभ लेख। उसी प्रकार दूसरा आता है गुहा लेख कहने का मतलब होता है वैसा लेख जिसमें कोई गुफा बना करके किसी शासक या किसी व्यक्ति या किसी खास लोगों को जानकारी जिस गुहा में दी गई उसको गुहा लेख कहा जाता है। उसी प्रकार स्तंभ लेख, गुहा लेख, और एक होता है शिला लेख कहने का मतलब होता है कोई चट्टान या कोई पर्वत या कोई बहुत बड़ा पहाड़, वैसे लेख जिसमें किसी चट्टान पर किसी शासक की जानकारी दी गई हो उसको कहते हैं शिलालेख। इससे हमको अभिलेख का ये तीन अंग है जिससे हमको पुरातात्विक स्रोत की जानकारी प्राप्त होती है। उसी प्रकार स्मारक और भवन से हमको पुरातात्विक स्रोत की जानकारी प्राप्त होती है। सिक्के से हमें अनेकों प्रकार के सिक्के, जो पहले अनेकों प्रकार के सिक्के ढाले जाते थे, जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि के सिक्के ढाले जाते थे, उससे हमें अनेकों इतिहास के राजा महाराजाओं की जानकारी हमको प्राप्त होती है। उसी प्रकार मूर्ति भी देखे होंगे तो बहुत सारे वैसे मूर्ति होते हैं जिससे हमको प्राचीन इतिहास यानी इतिहास का बहुत पुराना जानकारी हमको मूर्ति से ही मिलती है। चित्र कहीं आपको देखिएगा तो कहीं चित्रकला में आपको बहुत सारा चित्र वैसा बनाया रहता है जिससे हमको प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उसी प्रकार किसी मोहर को अभी पहले के जमाना में कोई विदेशी यात्री या भारतीय यात्री कहीं दूसरे स्थान पे जाते थे तो कोई वस्तु को ले जाकर व्यापार करते थे तो उसमें क्या होता था, मोहर लगा दिया जाता था ताकि उससे उस शासक या उस वंश के शासक की जानकारी हमको प्राप्त हो सके। उसी प्रकार दूसरा था साहित्यिक स्रोत वैसे स्रोत को कहते हैं जिसमें किसी विदेशी या भारतीय शासकों द्वारा, विदेशी या भारतीय साहित्यकार द्वारा कुछ पत्र पर या कुछ वैसे पुस्तक बना दिए गए थे जिसको पढ़ने के बाद हमको क्या हो, इतिहास की जानकारी प्राप्त हो। तो साहित्यिक स्रोत को दो भाग में बांटा गया था, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य की जानकारी देखिए, भारतीय साहित्य में अनेकों पुस्तकें थी, अनेकों धर्म थे, अनेकों साहित्य थे जिससे हमको भारतीय साहित्य की जानकारी प्राप्त होती थी। जैसे देखिए, भारतीय साहित्य में एक है धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, ये सब की जानकारी हमको धार्मिक साहित्य से मिलती है। धार्मिक साहित्य में ये चार बातें हैं। और है
ये 4 एग्जाम्पल है। वेद में आपको 4 वेद होते हैं, वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन सभी में हमको साहित्यिक स्रोत की जानकारी प्राप्त होती है। उसी प्रकार वेदांग, वेदांग की संख्या होती है 6, वेदांग की संख्या 6 होती है। उपनिषद, उपनिषद की संख्या होती है 108। पुराण, पुराण की संख्या होती है 18, पुराणों की संख्या होती है 18, जिससे हमको धार्मिक साहित्य में साहित्यिक स्रोत की हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसी प्रकार जैन साहित्य, जैन धर्म की हमको जानकारी अनेकों साहित्यों से प्राप्त होती है, जैसे भगवती सूत्र से, कल्प सूत्र से, भद्रबाहु चरित्र से हमको जैन धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में आपको सूत पिटक, विनय पिटक, बुद्ध चरित्र, इन सभी के पुस्तक है, ये सभी पुस्तक दिए हुए हैं, जिससे हमको साहित्यिक स्रोत की जानकारी हमको जिससे प्राप्त होती है। उसी प्रकार अनेकों पुस्तकें हैं, अनेकों व्यक्तियों द्वारा, इतिहास के अनेकों व्यक्तियों द्वारा इतिहास के पुस्तक लिख दी गई है, जिससे हमको इतिहास की जानकारी हमको प्राप्त होती है। जैसे कौटिल, कौटिल का पुस्तक है एक अर्थशास्त्र, कौटिल के पुस्तक है एक अर्थशास्त्र, जिसमें हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। कलहन, कलहन की एक पुस्तक है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, तरंगनी, ये पुस्तक है जिससे हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। पाणिनि, पाणिनि की पुस्तक है अष्टध्यायी, अष्टध्यायी। उसी प्रकार कालिदास के अनेकों पुस्तकें हैं, जैसे रघुवंशम, रघुवंशम, मेघदूत, ये सब कालिदास की पुस्तकें हैं, जिससे हमको कालिदास के शासन काल में और कालिदास से पहले जितने भी शासक हुए उन सब की जानकारी हमको इन सभी पुस्तकों में मिलती है। वान भट्ट की पुस्तक एक है, वान भट्ट की पुस्तक जिसका नाम है वान भट्ट, वान भट्ट की पुस्तक वान भट्ट की पुस्तक है, वान भट्ट की पुस्तक का नाम है, जिसका नाम है हर्षचरित्र, हर्षचरित्र, हर्षचरित्र ये पुस्तक है वान भट्ट की, जिसको हमको हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी हमको प्राप्त होती है। उसी प्रकार ये तो हो गया भारतीय साहित्य से जानकारी हमको प्राप्त करने वाला। ये अगला है विदेशी यात्री, विदेशी साहित्य, यानी विदेश के भी बहुत सारे इतिहासकार हमारे देश में आए, हमारे देशों के शासन काल की जानकारी प्राप्त किया और अपने अपने पुस्तकों में इसका जानकारी दिए। मेगास्थनीज विदेशी यात्री थे, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था इंडिका, जिसमें मौर्य वंश की जानकारी दी जाती है। उसी प्रकार फाहियान, हेनसांग, इन सभी ने मिलकर के, विदेशी यात्री इन सभी ने मिलकर के इतिहास के अनेकों शास्त्रों को लिखा, जिससे हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसको हमने पिछले क्लास में इसे 2 भागों में बांटा था, जिसमें एक था पुरातात्विक स्रोत, दूसरा था साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, स्मारक, भवन, सिक्के, मूर्ति, चित्रकला, मोहर इत्यादि से हमें पुरातात्विक स्रोतों की मदद से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास में राजा महाराजाओं की जानकारी प्राप्त होती है, कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, कैसे वह युद्ध के दौरान अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते थे, उन सभी के बारे में हम लोग सभी का इतिहास हम लोग किससे प्राप्त होता है? पुरातात्विक स्रोत से। तो उसी के अंतर्गत आता है अभिलेख। पहला हम लोग का अभिलेख, अभिलेख के बारे में देखिएगा। अभिलेख यह एक ऐसा लेख या दस्तावेज है जिससे पत्थर या धातुएं या मिट्टी के बर्तन जैसी किसी कठोर और अस्थायी सतह पर खोदकर लिखा जाता था। जैसे कहने का मतलब हुआ कोई भी ठोस वस्तु जिस पर किसी शासक द्वारा कोई संदेश को लिखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता था, ये लिखकर नहीं, उसको खोदकर, यानी एक तरह से क्या होगा कि कोई वस्तु पे डिजाइन जो दिया जाता है खोद करके, यानी जैसे कोई वस्तु, जैसे सिलौट कहने का मतलब हो गया, उस पर कोई वस्तु को, किसी चीज को खोद कर बनाया जाता था। उसमें ये क्या था कि अभिलेख या एक ऐसा लेख या दस्तावेज होता है जिसे पत्थर, धातुएं या मिट्टी के बर्तन जैसे किसी कठोर या अस्थायी सतह पर खोद कर लिखा जाता था, उसी को कहा जाता था अभिलेख। ठीक है। इसमें सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकाई से प्राप्त हुआ था। बोगजकाई आप लोग का एक प्रकार का एक स्थान है जो तुर्की में स्थित है। बोगजकाई तुर्की में स्थित एक स्थान है जहां से सबसे पहले अभिलेख का खोज हुआ था।
ठीक है। इसमें देवी देवताओं का नाम उल्लेखित था, इसमें देवी देवताओं का नाम उल्लेखित था। देवी देवता में आपको आते हैं इंद्र, सूर्य, ये सब देवी देवताओं का उल्लेख इसमें बोगज कोई से प्राप्त जो अभिलेख हुआ था उसमें खोज के दौरान इन देवी देवताओं का साक्ष्य मिला था। अगला है भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के अभिलेख है, यानी अशोक ने सबसे पहले अभिलेख का शुरुआत किया था, यानी अभिलेख का सबसे पहले भारत में सबसे पहले अशोक ने अभिलेख का शुरुआत किया था। इस वजह से इसको अभिलेख का जनक भी कहा जाता है, अभिलेख का जनक भी कहा जाता है। यानी अशोक को भारतीय इतिहास में अभिलेख का जनक किसे कहा जाता है तो अशोक को। अगला है डॉक्टर भंडारकर, डी.आर. भंडारकर ने अभिलेख के आधार पर सर्वप्रथम अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास किया था। यानी सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिसका नाम था डी.आर. भंडारकर। इसने सबसे पहले जब अशोक के अभिलेख को जब खोज हुआ था तो उसने उस अभिलेख के आधार पर अशोक के इतिहास को लिखने का सबसे पहले काम किया था। आगे दिया हुआ है कि अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखे गए थे। ये 4 भाषाओं में अशोक के अभिलेख लिखे गए थे, जिसमें ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक भाषा थे। ठीक है। आगे स्थान, बहुत सारे वैसे अभिलेख थे अशोक के जो आपको अनेकों स्थान से प्राप्त हुए थे। जैसे दिया हुआ है मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्गोलम से प्राप्त अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है। यानी बहुत सारे अभिलेखों से यह पता चलता है कि खोज के दौरान यह पता चलता है कि यह अशोक की अभिलेख है। इस वजह से भारत में 4 स्थान थे, मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्गोलम से जो प्राप्त अभिलेख हुए थे उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की और उद्गोलम, मास्की और उद्गोलम ये आपको दोनों है कर्नाटक में, दोनों जो अभिलेख का खोज हुआ था दोनों आपको कर्नाटक में है। गुर्जरा आपको मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है। उसी प्रकार नेटूर जो अभिलेख का खोज हुआ था वो आपको आंध्र प्रदेश में स्थित अभिलेख का खोज हुआ था, तो उसमें आंध्र प्रदेश में इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ था। आगे दिया हुआ है कुछ अभिलेखों में अशोक को देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी, देवताओं में प्रिय और देवों का प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। यानी कुछ अभिलेख का जब खोज हुआ था अशोक का तो उसमें अशोक को देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी, देवताओं में प्रिय और देवों का प्रिय के नाम से इसको जाना जाता था। आगे है कि सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप नामक एक व्यक्ति था। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप नामक व्यक्ति ने ब्राह्मी में लिखी अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा। यानी सबसे पहले जो अशोक का अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिसेप को जाता है, जो सबसे पहले 1837 ईस्वी में पढ़ा था और यह ब्राह्मी भाषा में लिखी हुई अभिलेख थी। आगे दिया हुआ है कि 1750 ईस्वी में टी पैंथलर नामक एक व्यक्ति ने अशोक के अभिलेख को सबसे पहले खोजा था। यानी अशोक के अभिलेख को सबसे पहले 1750 ईस्वी में टी पैंथलर नामक व्यक्ति ने खोजा था और सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप नामक व्यक्ति ने सबसे पहले इसे पढ़ा था, जो कि किस भाषा में लिखा गया था? ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था। आगे देखिएगा अभिलेख से हमें तो अनेकों साक्ष्य की जानकारी प्राप्त हुई। अभिलेख को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, स्तंभालेख, गुहालेख और शिलालेख। स्तंभालेख, गुहालेख और शिलालेख। स्तंभालेख वैसे अभिलेख को कहते हैं जो किसी पिलर या किसी पिलर पर किसी शासक के जानकारी को खोद करके लिखा गया हो, उसको कहते हैं स्तंभ लेख। और गुहा लेख कहने का मतलब होता है वैसा स्थान जहां पर कोई गुफा बनाकर किसी शासक या किसी शासक के वंश की जानकारी हमको प्राप्त होती है, उसको गुहा लेख कहा जाता है। स्तंभ लेख, गुहा लेख और शिलालेख। शिलालेख कहने का मतलब वैसा अभिलेख या वैसा दस्तावेज जो किसी चट्टान के, बड़े बड़े चट्टानों पर किसी वंश की जानकारी हमको प्राप्त होती है, उसे हम लोग शिलालेख के नाम से जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख, उससे संबंधित शासक, उनके विषय में जानकारी, क्या क्या उस अभिलेख में दिया गया है, किस शासक वंश की जानकारी उसमें दी गई है। अभिलेख देखिए, एक अभिलेख का नाम है जिसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख। यह हाथी गुफा अभिलेख ये उड़ीसा राज्य में स्थित है।
उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके यहाँ के शासक है खारवेल, जो कि कलिंग के एक शासक थे। कलिंग का एक शासक थे जिसका नाम था खारवेल। इन्हीं से संबंधित एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख। इसमें खारवेल के शासनकाल की घटनाओं के बारे में उल्लेखित किया गया है। दूसरा है जूनागढ़ या गिरनार। यह जूनागढ़ और गिरनार अभिलेख जो है गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। यहाँ के शासक थे रुद्रदामन। रुद्रदामन द्वारा जुन्नार या जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख से संबंधित रुद्रदामन शासक थे, जिसमें रुद्रदामन के विजयों और घटनाओं से संबंधित जानकारी, घटनाओं के संबंधी जानकारी दी गई है। अगला है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख आपको महाराष्ट्र में है। नासिक अभिलेख आपको महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में उस समय नासिक अभिलेख के शासक थे जिसका नाम था गौतमी बल्बी। गौतमी बल्बी जो कि नासिक अभिलेख से संबंधित शासक है। इसमें सातवाहन वंश, देखिए गौतमी बल्बी जो श्री थे वो सातवाहन वंश के एक शासक थे। एक बहुत गौतमी बल्बी श्री जो थे सातवाहन वंश के एक बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। इस में इनके शासकों की जानकारी दी गई है, मतलब सातवाहन वंश के जितने भी शासक थे उसमें यानी उन सभी को जानकारी हमको नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ लेख, जिसको हम लोग इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। यह आपको किस राज्य में है? यह आपको उत्तर प्रदेश में है, यूपी। यह आपको है उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ लेख। यहाँ के शासक समुद्रगुप्त। यह अभिलेख जो संबंधित वो समुद्रगुप्त शासक से संबंधित है, जिसमें इसके शासनकाल की जानकारी यानी समुद्रगुप्त के शासनकाल की जानकारी हमको प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या प्रयाग स्तंभ लेख या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख से हमको प्राप्त होती है। अगला है एहोल। एहोल अभिलेख, जो कि एहोल अभिलेख यह कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। इस अभिलेख से संबंधित है शासक है पुलकेशन द्वितीय। इसमें हर्ष यानी हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के युद्ध हुए थे, उससे संबंधित जानकारी आपको एहोल अभिलेख में दी गई है। अगला अभिलेख है भीतरी स्तंभ लेख। इस स्तंभ लेख से संबंधित शासक है स्कंदगुप्त यानी भीतरी स्तंभ लेख से संबंधित शासक कौन है? स्कंदगुप्त। इनके जीवन की घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है, यानी स्कंदगुप्त के शासक जो थे उनके जीवन से संबंधित जितने भी घटना हुई थी उससे संबंधित जितने भी जानकारी मिलती है हमको भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। अगला है मंदसौर। ये आपको है मध्य प्रदेश में। यह आपको है मध्य प्रदेश में। मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश में है। मालवा शासक, मालवा मध्य प्रदेश में एक जगह है मालवा। नरेश कहने का मतलब होता है राजा। नरेश कहने का मतलब होता है राजा, यानी मालवा के राजा जिसका नाम था यशोवर्मन से संबंधित अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। इसमें सैनिक उपलब्धियों का वर्णन यानी यशोवर्मन से संबंधित जितने भी सैनिक थे, यशोवर्मन के शासन काल में जितने भी सैनिक थे उससे संबंधित जितने भी सैनिक थे उससे संबंधित सैनिक की जानकारी हमको मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। भीतरी स्तंभ लेख, यह आपको उत्तर प्रदेश में स्थित अभिलेख है। पुरातात्विक स्रोतों में हम लोग दो स्रोतों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें एक अभिलेख था, दूसरा था स्मारक एवं भवन। उसी प्रकार तीसरा स्रोत है हम लोग का सिक्का, जिससे हमें इतिहास के अनेकों जानकारी प्राप्त होती है। तो सिक्के में हम लोग देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सिक्के जो पुराने सिक्के जो बनाए जाते थे, जो पहले के ज़माना में इतिहास में जो सिक्के बनाए जाते थे वो मुख्य रूप से तांबा, चांदी, सोना, सीसा इत्यादि के सिक्के ढाले जाते थे। यानी अनेकों प्रकार के सिक्के इतिहास में ढाले गए हैं, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, सीसा इत्यादि के सिक्के थे। उसी प्रकार प्राचीनतम मतलब पहले इतिहास में वो पहले हो चुका है उसको। तो प्राचीनतम सिक्के जो पहले के सिक्के होते थे
उसे आहत सिक्का कहा जाता है। यानी प्राचीनतम सिक्का जो पहले ढाले जाते थे उसको आहत सिक्का के नाम से जाना जाता था। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय लोगों द्वारा, ठप्पा मारकर जो पहले सिक्का बनाया जाता था वो ठप्पा मारकर बनाया जाता था, उससे भारतीयों द्वारा पंचमार्ग या आहत के नाम से पुकारा गया। यानी भारतीयों द्वारा ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीयों द्वारा इसे पंचमार्ग या आहत मुद्रा या आहत सिक्के के नाम से इसे जाना जाता है। पंचमार्ग या आहत मुद्रा, पंचमार्ग और आहत मुद्रा पर अनेकों प्रकार के चिन्ह दर्शाए जाते थे। पहले इतिहास में जो सिक्के ढाले जाते थे वो पंचमार्ग और आहत सिक्के होते थे और उस पर भी अनेकों प्रकार के चित्र दर्शाए जाते थे, जिसके अंतर्गत पेड़, मछली, सांड, अर्धचंद्राकार इत्यादि के चिन्ह उस पर छापे जाते थे। आगे लिखा हुआ है कि सर्वाधिक सिक्के, जो प्राचीनतम काल में जितने भी सिक्के ढाले गए थे उसमें सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य वंश के शासन काल में, मौर्य वंश के शासन काल में सर्वाधिक सिक्के मौर्य वंश के शासन काल में बने थे, जो मुख्यतः सीसा, चांदी, तांबा, सोना के थे। यानी मौर्य काल में जो सिक्के बनाए गए थे जो सर्वाधिक मात्रा में जारी किए गए थे, जितना भी वंश के शासकों द्वारा जितना भी सिक्का जारी किया गया उसमें सर्वाधिक मात्रा में जो सिक्का जारी किया गया था मौर्य वंश के शासनकाल में जारी किया गया था, जिसमें जो सिक्के बने हुए थे सीसा के थे, चांदी के थे, तांबा के थे और सोना के थे, इत्यादि के सिक्के थे। आगे दिया हुआ है कि सातवाहन वंश एक प्रकार का वंश था जिसमें सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में ढलवाए थे। यानी सातवाहन वंश के जो शासक हुए थे, जितने भी सातवाहन वंश के जितने भी शासक हुए उन्होंने सर्वाधिक मात्रा में शीशे के सिक्के ढलवाए थे, शीशे के सिक्के। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो सिक्के ढाले गए थे मौर्य वंश के शासनकाल में, और इसमें सातवाहन वंश में क्या था, शीशे के सिक्के ढाले गए थे। आगे है लिखा हुआ कि गुप्त वंश के शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के, यानी सोने के सिक्के सबसे ज्यादा जारी जो किया था वो गुप्त वंश के शासकों द्वारा जारी किया गया था। सोने का सर्वाधिक मात्रा में जो सोने का सिक्का जारी किया गया था सर्वाधिक मात्रा में वो गुप्त वंश के शासकों द्वारा जारी किया गया था। लेकिन शीशे के जो सिक्के जारी किए गए थे वो सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए थे। उसी प्रकार सर्वाधिक मात्रा में जो सिक्के जारी किए गए थे वो मौर्य वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए थे। आगे लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों द्वारा किया गया था। यवन एक प्रकार का विदेशी शासक था जिसने सबसे पहले सिक्कों पर लिखने का कार्य, देखिए कोई भी सिक्का होता है तो उस पर कुछ न कुछ लिखा हुआ रहता है, तो उसी प्रकार जो सिक्का पहले के जमाना में जो बनते थे उसमें सर्वप्रथम जो सिक्का बना था उस पर लेख लिखना यानी कुछ भी लिखने का कार्य सबसे पहले यवन देश के जो शासक थे उन्होंने इसका शुरुआत किया था। आगे है कि समुद्रगुप्त एक प्रकार का गुप्त वंश का शासक था। समुद्रगुप्त एक गुप्त वंश का शासक था जो बहुत महान शासक था। इसको समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के जारी किए गए थे। यानी समुद्रगुप्त द्वारा एक सिक्का जारी किया गया था जिस पर वह खुद बीना बजाते हुए उसको सिक्का पर दिखाया गया था। उस शासक को समुद्रगुप्त अपना सिक्का जारी किया था उस सिक्का पर खुद को इंगित करके सूचित करके और खुद उस पर बीना बजाते हुए उस सिक्का पर खुद को दर्शाया था। तो लिखा हुआ है समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। यानी समुद्रगुप्त जो था वो अपना जो सिक्का जारी किया था उस सिक्के से वह दर्शाना चाहता था कि हम जो है वो संगीत प्रेमी, यानी संगीत से बहुत ज्यादा हमको क्या है, लगाव है। आगे लिखा हुआ है सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स के नाम से इसको जाना जाता है। क्या सिक्कों का अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स के नाम से इसको जाना जाता है। हो गया। जिस प्रकार पुरातात्विक स्रोत में हम लोग अभिलेख, स्मारक एवं सिक्के पढ़े, उसी के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मूर्तियां भी आती है। तो मूर्तियां का कुछ साक्ष्य देखिए,
प्राचीनतम भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण सबसे पहले कुषाण काल में हुआ था। कुषाण काल एक प्रकार का वंश था जो भारत में बहुत समय तक शासन किया था। उसने सबसे पहले भारत में मूर्ति का बनाने का साक्ष्य दिया था, यानी सबसे पहले मूर्ति बनाया था वो कुषाण वंश के शासकों द्वारा भारत में मूर्ति बनाया गया था। लिखा हुआ है प्राचीनतम भारतीय इतिहास में, यानी भारत के जो इतिहास था उसमें मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ हुआ, यानी कुषाण वंश के शासकों द्वारा सबसे पहले मूर्ति का निर्माण किया गया था। आगे लिखा हुआ है कि कुषाण कालीन मूर्ति जो बनाई गई थी उस सबसे पहले क्या था, वो जो कुषाण काल जो शासक था वो क्या था, विदेश का शासक था। इस वजह से जो अपना मूर्ति बनाता था वो विदेश में जो देखिए लिखा हुआ है कि कुषाण कालीन मूर्तियों पर विदेशी प्रभाव, यानी विदेश में कैसा कैसा उसका प्रभाव था, उस आधार पर विदेशी प्रभाव के आधार पर अपना सिक्का जारी किया था। लेकिन मथुरा कला आपको एक भारत का एक स्थान है जिसमें मथुरा कला पर स्वदेशी प्रभाव, यानी स्वदेशी मतलब क्या कि भारत में जिस प्रकार सिक्के ढाले गए थे उसका प्रमाण हमको मथुरा कला से प्राप्त होता है। लेकिन विदेशी प्रभाव हमको कुषाण कालीन जो मूर्ति बना था उससे हमको पता चलता है कि यह विदेश के शासकों द्वारा यह सिक्का जारी किया गया था। आगे लिखा हुआ है कि कुछ मूर्तियां वैसी थी जिससे हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। कुछ मूर्तियां भारत में वैसी भी हैं जिससे हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे बोध गया में स्थित जो बुद्ध भगवान की मूर्ति है, बोध गया में जो स्थित बुद्ध भगवान की मूर्ति है उससे हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यानी बौद्ध धर्म में पहले प्रचलित था, उससे हमें बुद्ध भगवान से यह हमको शिक्षा मिला कि हमको भगवान बुद्ध द्वारा हमें अनेकों प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। पहले बौद्ध धर्म की प्रचलित थी, बौद्ध धर्म को लोग बहुत ज्यादा मानते थे, वो भगवान बुद्ध की जो मूर्ति थी उससे हमको यह जानकारी प्राप्त होती है। अगला है सांची का स्तूप आपको मध्य प्रदेश में एक मंदिर है सांची, वहां पे भी आपको इस सांची स्तूप से और भरूच स्तूप से हमको प्राचीनतम इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यानी सांची स्तूप, भरूच और अमरावती आपको एक जगह है जिससे हमें मूर्ति कला का साक्ष्य मिलता है, यानी बहुत सारा वैसा मूर्ति का साक्ष्य हमको मिला है जिससे हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जिस प्रकार सिक्के मूर्ति से हमें पुरातात्विक स्रोत की जानकारी मिलती है उसी प्रकार चित्रकला और मोहर से हमें पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी मिलती है। तो अगला देखते हैं हम लोग चित्रकला। देखिए चित्रकला अजंता के चित्रों में अजंता की गुफा आपको मध्य प्रदेश में है। अजंता की गुफा आपको कहाँ है, मध्य प्रदेश में एक गुफा है अजंता की गुफा। तो अजंता के चित्रों से मनोभावों की सुंदर झलक मिलती है, यानी बहुत सुंदर दृश्य मिलता है अजंता की गुफाओं में। उसमें माता एवं शिशु का प्रमाण मिला है तथा अनेक राजकुमारियों के चित्र भी मिले हैं, जिससे हमको यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में जो चित्र बने हुए थे उससे हमें अनेक प्रकार के इतिहासों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें हमके अजंता की गुफाओं में माता एवं शिशु के चित्र देखने को मिली है, साथ साथ अनेक राजकुमारियों के चित्र मिले हैं। अगला है बोधिसत्व पदम पानी। ये जो होता है बौद्ध भगवान बुद्ध द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बुद्ध भगवान को, गौतम बुद्ध को बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसका जो चित्र था वो अजंता की गुफाओं में देखने को मिलती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह एक प्रकार का पुरातात्विक स्रोत है। इससे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगला दिया हुआ है मोहर भी एक प्रकार का पुरातात्विक स्रोत है, जिसमें हमें मोहरों से हमें व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। यानी पहले के इतिहास के लोगों द्वारा
मोहर से यह प्रमाण हमको मिलता है कि उनका व्यापार किस प्रकार होता था, धार्मिक जीवन किस प्रकार व्यतीत होता, आर्थिक जीवन किस प्रकार व्यतीत होता था, लेन देन के लिए उसके किसका प्रयोग ज़्यादातर प्रयोग करते थे। तो आर्थिक जीवन के लिए मोहर का प्रयोग करते थे, व्यापार करने मोहर का प्रयोग करते थे, सिक्का का प्रयोग करते थे, जिससे हमको अनेकों प्रकार की इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला है हड़प्पा एवं मोहनजोदारो। हड़प्पा एवं मोहनजोदारो और बसाड़ से प्राप्त मिट्टी के मोहर, मिट्टी के जो मोहर प्राप्त हुआ है, हड़प्पा मोहनजोदारो और बसाड़ से जो मिट्टी के मोहर प्राप्त हुआ है, उससे बने धार्मिक प्रतीक, यानी धार्मिक प्रतीक मतलब उस वहाँ के जो सभ्यता थी, यानी हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदारो सभ्यता, जो ये सभ्यता थी, वहाँ का जो धार्मिक जीवन था वो कैसे व्यतीत करते थे, वहाँ के लोग कैसे अपना जीवन यापन, कैसे धर्म के लिए हड़प्पा और मोहनजोदारो में लोग धार्मिक जीवन कैसे अपना व्यतीत करते थे, उन सभी से हमें मोहर से हमें हड़प्पा, मोहनजोदारो और बसाड़ से जो मिट्टी के जो मोहर प्राप्त हुए उससे हमें वहां के धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। ये हमारा पुरातात्विक स्रोत यहाँ समाप्त हुआ। अगला है साहित्यिक स्रोत।